इसमें आपको वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट net value added, calculate net value added at factor cost. Purchase of machinery. Purchase of machinery, इसकी वैल्यू है 100 रुपीज में, जो भी वैल्यू दे रखी है। परचेज ऑफ मशीनरी बाय प्रोड्यूसर 100, सेल्स की वैल्यू आपकी गिवन है 200। थर्ड आपकी जो वैल्यू गिवन है वो है इंटरमीडिएट कॉस्ट, 50। नेक्स्ट आपको वैल्यू गिवन है इनडायरेक्ट टैक्सेस, 20। चेंज इन स्टॉक 50। एक्साइज ड्यूटी 10। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये आपको वैल्यू गिवन है 5। कैलकुलेट क्या करना है नितिका? एनडीपीएफसी। एनडीपीएफ, वेरी गुड। ठीक है खुशबू, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट है ना, तो नेट मतलब एन, वैल्यू एडिशन मतलब डोमेस्टिक और फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहली वैल्यू क्या रखूं मैं? एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए जीडीपीएमपी निकालेंगे। जीडीपी क्यों निकालेंगे कोमल? एनडीपी निकालेंगे, नेटवर्क दे रखा है। नहीं मैम, ये हाँ कोमल, मैं ऐसे कह रही थी कि एनडीपीएफसी निकालने के लिए पहले जीडीपीएमपी निकालना पड़ेगा। हाँ वो आप ठीक कह रहे हो कोमल। मैं ये पूछ रही हूँ सबसे पहली वैल्यू हम क्या लें? पहले अपना फॉर्मूला लिख ले एक बार। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, अपना फॉर्मूला लिख लेना आप, जो भी आपकी इक्वेशन है। तो इसमें हमारी जो इक्वेशन क्या है, सबसे पहले हम वैल्यू लेंगे हमारी सेल्स, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अब इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जीडीपी एमपी। लेकिन हमें चाहिए क्या? एनडीपी एफसी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि जी को हमें कन्वर्ट करना है एन में, तो मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। ये हमारा डोमेस्टिक है, ये भी डोमेस्टिक है, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और टू अब्रॉड का हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद हम देखेंगे ये वैल्यू हमारी एमबी पे आएगी और हमें कन्वर्ट करना है एफसी में, तो इसमें से हम माइनस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और प्लस कर देंगे सब्सिडी।
तो ये हमारा जीडीपी एमपी कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एफसी में। इसके बाद अपनी वैल्यूज ले लो। तरुण, सबसे पहले क्या लूं मैं? क्या मैम? एनडीपीएफसी कैलकुलेट करना है, लेकिन जब भी हम प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे तो पहले हमारी वैल्यू कौन सी आएगी? जीडीपी एमपी। ठीक है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी फाइंड आउट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसमें सबसे पहले सेल्स ढूंढ लो, कहाँ पे है सेल्स की वैल्यू? कितनी है नितिका? 200। 200, वेरी गुड। तो यानी कि सबसे पहले वैल्यू 200, सेल्स हमारी हो गई 200। अब इसमें से माइनस क्या करना है? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये लेस कितना परचेज ऑफ मशीनरी था 100 की? नो मैम। अच्छा, ममता क्या लेस करूं इसमें से? साइज से ममता परचेज ऑफ मशीनरी है, तो हमारा फैक्टर है, इसको तो हमें कंसीडर नहीं करना। सबसे पहले ढूंढ लो सेल्स होना है। सेल्स की वैल्यू हमारी है 200। उसके बाद हमें लेस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन अगर डायरेक्ट कहीं पे लिखा है तो ढूंढ लो, अगर डायरेक्ट गिवन नहीं है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसमें हमें गिवन है सेल्स की वैल्यू हमने ले ली, इंटरमीडिएट कॉस्ट तो हम इस 200 में से लेस कर देंगे 50, ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसके बाद हमें क्या ढूंढना है? चेंजिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हमें गिवन है तो प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू गिवन है, ये है चेंज इन स्टॉक है, तो हम प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक की वैल्यू यानी 50। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी? जीडीपी एमपी, यानी 200 प्लस 50 250 माइनस 50 200। जीडीपी एमपी की वैल्यू हमारी आ गई 200। अब देखो वैसे इसमें स्टॉक ये दो बार दे रखा है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा है क्या है। हमें दूसरी वैल्यू गिवन है चेंज इन स्टॉक, तो हमने चेंज इन स्टॉक को ले लिया, तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं होता। तो चेक करो, लेकिन तो इसको माइंड कहीं गिवन है क्वेश्चन में या नहीं? कोमल, तरुण, ममता, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन चाहिए, कहीं पे दे रखा है? नो मैम। नहीं दे रखा ना, तो अगर वैल्यू है ही नहीं तो हम कहां से करें? लेकिन देखो इसमें एक चीज और हो सकती है, हो सकता है कि आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन है परचेज ऑफ मशीनरी 100, अगर साथ में उसकी वो लाइफ दे दें कि जो मशीन की वैल्यू है ये आपकी इसकी लाइफ अगर वो दे दें कि तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये 100 को हम डिवाइड कर देंगे 10 से, तो ये हमारा आ गया 10, तो 10 हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन मान लेंगे और इसको लेस कर देंगे। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें मशीन की लाइफ गिवन नहीं है तो डेप्रिसिएशन का हमें कुछ नहीं करना, डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ही नहीं, 0। उसके बाद हमें क्या लेस करना है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें गिवन है 20, तो हम क्या करेंगे इसमें से माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी 20 लेस कर देंगे, प्लस करेंगे सब्सिडी, सब्सिडी की वैल्यू है नहीं है तो ठीक है 200 में से हम माइनस 20 कर देंगे, तो हमारी एनडीपीएचसी की वैल्यू आ जाएगी 180। अब देखो तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस सारे टैक्सेस हैं, अलग से हम एक्साइज ड्यूटी को नहीं लेंगे। क्लियर है? ये फिर से एक्सप्लेन करूं?
आ गया मैम। आ गया? खुशबू कोई कंफ्यूजन है बेटा? नहीं मैम, आ गया। एक बात ध्यान रखना, अभी परचेज ऑफ मशीनरी की वैल्यू आपकी 100 गिवन है। अगर इसके साथ इसकी स्क्रैप वैल्यू और लाइफ एक्सपेक्टेंसी गिवन होती तो हम उसको, जो मशीन की वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते उसकी लाइफ से, तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती और हम उसको लेस कर देते। लेकिन हमारे क्वेश्चन में परचेज ऑफ मशीनरी तो गिवन है लेकिन उसकी लाइफ गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने डेप्रिसिएशन की वैल्यू नहीं ली, छोड़ दिया। प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड, अगर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप मीनिंग लिखोगे, उसके बाद इसका जो फ्लो चार्ट है, यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस में ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय सेकेंडरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस प्लस ग्रोस वैल्यू एडिशन बाय टर्शियरी सेक्टर एट मार्केट प्राइस इक्वल टू हमारा क्या आ गया, जीडीपी एमपी, और उस जीडीपी एमपी को फिर कन्वर्ट करके दिखाओगे नेशनल इनकम में एनएनपी एफसी। उसके बाद हमें इसकी बतानी है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस मींस कि जब भी आप वैल्यू एडिशन मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज करोगे, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखोगे, कौन कौन सी सावधानियां? तो इसमें तो सबसे है वो हम इसमें लिख सकते हैं कि मार्केटेड गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड ओनली, यानी कि हम सिर्फ जो फाइनल गुड्स हैं सिर्फ उनकी वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। सेकंड प्रिकॉशन, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है फाइनल गुड्स में। थर्ड प्रिकॉशन, जो सेकंड हैंड, जो एग्जांपल हम कोई पुरानी अपनी बाइक है जो खरीदी थी वो हम किसी को सेल कर दें, तो जो सेकंड हैंड गुड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यू जिस साल वो सेल और परचेज हुई थी उसी साल हम इंक्लूड कर चुके हैं, इसीलिए जो सेक्शनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर से सुन लो, फर्स्ट पॉइंट कि जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज है उनकी वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे। सेकंड, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड, जो सेकंड हैंड गुड्स है उनकी सेल और परचेज को हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड करेंगे। फोर्थ प्रिकॉशन, उस पे जो कमीशन मिलेगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि राम है वे कार, जो राम है उसके पास एक कार है, ये इसने 2 साल पहले खरीदी थी, अब ये सेल कर रहा है शाम को 2 लाख रुपए में। तो क्योंकि जो कार है सेकंड हैंड है, इसकी एंट्री उसी साल में हो चुकी है जिस साल राम ने इसको परचेज किया था। तो अब राम अपनी कार अगर शाम को सेल कर रहा है तो इसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल कि ए है बीच में जो राम की कार सेल करवा रहा है शाम को, तो जो भी बीच में ब्रोकर है इसको जो कमीशन, तो फर्स्ट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। सेकंड, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड, जो सेकंड हैंड गुड्स हैं उनकी सेल और परचेज को भी नेशनल इनकम में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फोर्थ,
लेकिन जो सेकंड हैंड गुड्स है उनके ऊपर जो भी कमीशन मिलेगा किसी भी ब्रोकर को, उसको हम कंसीडर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट, अगर किसी ने प्रोडक्शन किया है तो प्रोडक्शन करने में खर्चा, तो जो प्रोडक्शन किया है वो अगर उसने अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए किया है, उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल कि फर्नीचर का जो शोरूम है तो उसमें वो फर्नीचर सेल करने के लिए परचेज करता है, फर्नीचर बनाता है सेल करने के लिए। अगर उस फर्नीचर को वो अपने बिजनेस में यूज कर लेगा तो भी उसकी वैल्यू को भी हम इंक्लूड करेंगे कि जो फर्नीचर वो अपने बिजनेस में यूज करने के लिए बना रहा है उसकी वैल्यू को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जो भी फर्नीचर का प्रोडक्शन होगा, जो फर्नीचर बनेगा, उसमें खर्चा लगेगा। तो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। 6 पॉइंट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फार्मर्स हैं, वो जो भी खेती करते हैं तो वो अपने लिए भी तो रखते हैं ना, या फिर वो सारी खेती सिर्फ अपने लिए करें। जो छोटे किसान हैं जिनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज्यादा प्रोडक्शन करें, तो जो भी वो खेती कर रहे हैं अपने लिए, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। 7th पॉइंट, सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज है उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहा है तो उसको सैलरी मिलती है, लेकिन अगर वही टीचर घर में अपने बच्चे को पढ़ाए तो वो क्या हो गया, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। तो देखो, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो हम कंसीडर करेंगे, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज हम यूज कर रहे हैं उनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर एक टीचर अपने ही बच्चे को घर पे पढ़ा रहा है तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। एक डॉक्टर है, वो अगर अपने ही घर पे अपने किसी फैमिली मेंबर को चेक कर रहा है तो उसको भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं। पॉइंट, जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, देखो अगर हमारा रेंटेड है हाउस तो हम रेंट पे करेंगे, तो वो फैक्टर इनकम हो गई हमारे लिए, फैक्टर पेमेंट, और जिसको रेंट मिलेगा उसकी फैक्टर इनकम, उसको तो कंसीडर करते ही हैं। लेकिन जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, यानी कि जिस घर में हम रह रहे हैं, हमारा अपना घर है, उसका हम रेंट तो पे नहीं करते, लेकिन उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू को, यानी कि एस्टिमेट, इम्प्यूटेड मींस एस्टिमेटेड वैल्यू, कि अगर ये घर हमारा रेंट का होता तो हम कितना पे करते। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड जो आपका हाउस है उसका आप रेंट नहीं भी पे कर रहे तो भी उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। प्रिकॉशंस एक बार फिर से सुन लो। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं। सेकंड, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। थर्ड पॉइंट, सेकंड हैंड जो गुड्स है उनकी सेल और परचेज को भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फोर्थ पॉइंट, लेकिन जो सेकंड हैंड गुड्स है उनकी सेल और परचेज पे जो भी ब्रोकर को कमीशन मिलता है उसको हम कंसीडर करते हैं। अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर कोई प्रोडक्शन किया है, मतलब सेल करने के लिए तो करता है तो उसको तो करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करने के लिए कोई प्रोडक्शन कर रहा है प्रोड्यूसर, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम में। और सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर प्रोडक्शन कर रहा है उसको भी हम कंसीडर करेंगे नेशनल इनकम में। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज है उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जो हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है जिसमें हम रह रहे हैं उसका हम रेंट पे नहीं कर रहे क्योंकि हमारा अपना घर है, लेकिन उसकी भी एस्टिमेटेड वैल्यू को हम इंक्लूड करते हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। हाँ जी बेटा, प्रिकॉशन कुछ समझ में आई या फिर से एक्सप्लेन करूं? कोई प्रिकॉशंस अपनी बुक में से पढ़नी है, किसी में भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछना, क्योंकि एक तो आपसे डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं 6 मार्क्स का, तो उसमें 6 प्रिकॉशन आपकी होनी चाहिए विद रीजन।
कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि या तो एक्सप्लेन प्रोडक्ट मेथड या फिर एक्सप्लेन प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग प्रोडक्ट मेथड टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो अगर ये 4 मार्क्स का है तो 4 आपको प्रिकॉशन उसमें एक्सप्लेन करनी है। अगर 6 है तो 6 प्रिकॉशन आपकी होनी चाहिए विद रीजन। तो इसकी जो प्रिकॉशंस मैंने आपको बताई है मैं फिर से एक्सप्लेन करूं। ममता, कोमल, नीतिका, मैम। नो मैम। खुशबू, तरुण, कुलदीप, बेटा फिर से आगे बताओ। मैम। आगे बहुत इजी है। देखो सबसे पहले तो हम सेल्स ले रहे हैं, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, तो 2 प्रिकॉशन तो वही होगी। सेल्स मतलब सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम लेस करते हैं, मतलब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड कि जो सेकंड हैंड गुड्स और सर्विसेज है, सेकंड हैंड जो गुड्स है उनकी वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड हैंड गुड्स पे जो हम कमीशन दे रहे हैं या हमें मिल रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे। फिफ्थ प्रिकॉशन कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन किया और बिजनेस में ही उसको यूज कर लिया, उसकी वैल्यू को भी हम कंसीडर करेंगे। सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर हम अपने यूज के लिए भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू को भी हम कंसीडर करेंगे। 7th पॉइंट, लेकिन जो सर्विसेज है सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है हमारा उसकी भी इम्प्यूटेड या एस्टिमेटेड वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। अब इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये भी फाइनल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है 6 मार्क्स में। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग वैसे हम ये पहले एक चैप्टर में कर भी चुके हैं। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, सबसे पहले तो आपकी जो प्रॉब्लम है डबल काउंटिंग की, ये आपकी रिलेटेड है वैल्यू एडिशन मेथड से, और ये अराइज होती है। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस when value of goods are counted more than once while estimating national income। जो हमारी डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है सबसे पहले किससे रिलेटेड है, ये वैल्यू एडिशन मेथड से। और जो डबल काउंटिंग है ये क्यों अराइज होती है, इट अराइजेस when value of certain goods counted more than once while estimating national income। Problem of double counting arises when value of some goods are counted more than once। जब हम किसी भी गुड की वैल्यू को एक बार से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं, 2 बार या 2 बार से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। और ये प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, ये प्रॉब्लम डबल काउंटिंग की इसलिए अराइज होती है when we fail to distinction between final good and intermediate good। यानी कि जब जो गुड्स है हमें पता है कि हमें सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को हमें इंक्लूड नहीं करना, लेकिन कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि जो गुड्स है ये फाइनल गुड है इंटरमीडिएट गुड है। तो उस केस में जब हम क्लासिफाई नहीं कर पाते गुड्स को फाइनल और इंटरमीडिएट में, और इंटरमीडिएट गुड्स को हम फाइनल गुड्स समझ के उसको इंक्लूड कर लेते हैं नेशनल इनकम में, तो हमारी प्रॉब्लम अराइज होती है डबल काउंटिंग की। पहले तो मुझे ये बताओ डबल काउंटिंग का मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ध्यान से इसको करना है। देखो
प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, नाम से पता चल रहा है डबल काउंटिंग। The problem of double counting is related with value addition method. It arises when value of certain goods are counted more than once. जब हम किसी भी गुड की वैल्यू को एक बार से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। और ये क्यों अराइज होती है? जब हम गुड्स को फाइनल और इंटरमीडिएट में क्लासिफाई नहीं कर पाते। तो फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स हैं? कंज्यूमर की तो सारी फाइनल गुड्स हैं, कंज्यूमर जो भी चीज कंज्यूम करता है वो उसकी सारी फाइनल गुड्स हैं। प्रोड्यूसर की जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो फाइनल गुड्स हैं। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी गुड है? जिनको प्रोड्यूसर या तो यूज करता है एज अ रॉ मटेरियल या फिर यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और इसको सेल कर दिया फ्लोर मिल को 400 रुपीज में। फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और सेल कर दिया 400 रुपीज में फ्लोर मिल। अब फ्लोर मिल ने इस व्हीट को यूज किया और इसको कन्वर्ट कर दिया फ्लोर में। तो फ्लोर मिल इसको फ्लोर में आटे में कन्वर्ट करने के बाद इसको सेल कर दिया बेकर को 600 में। क्योंकि फ्लोर मिल ने 400 में तो परचेज किया है किससे? फार्मर से। इसने इसमें 200 रुपए और ऐड कर दिए, जो भी इसमें इसका खर्चा लगा या इसने जो प्रॉफिट अपना ऐड किया, यानी कि फ्लोर मिल ने इसमें 200 रुपए वैल्यू ऐड कर दी और 600 में सेल कर दिया बेकर को। अब बेकर ने इस व्हीट का यूज किया और उसको कन्वर्ट कर दिया ब्रेड में, बिस्किट में, और इसको फिर सेल कर दिया कंज्यूमर को 800 में। अब देखो इस फ्लो चार्ट में अगर हम ये अज्यूम कर लें कि जैसे फार्मर ने व्हीट सेल किया तो फार्मर के लिए तो फाइनल गुड है, उसने तो सेल कर दिया। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करते हैं कि फार्मर ने सेल किया 400 प्लस में फ्लोर मिल ने कितने का सेल किया 600, बेकर ने कितने का सेल किया 800, तो हमारी नेशनल इनकम कितनी होगी 1800। तो ये क्या है? डबल काउंटिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो जो भी बीट है 400 हमारा ऑलरेडी इंक्लूड है इस 600 में, और जो ये हमारी 600 वैल्यू है ये हमारी ऑलरेडी इंक्लूड है 800 में। तो जब हम गुड्स को क्लासिफाई नहीं कर पाते फाइनल और इंटरमीडिएट में, तो उस केस में हमारी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। अब इस फ्लो चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमारी इंटरमीडिएट गुड है, ये भी हमारी इंटरमीडिएट गुड है, ये भी हमारी इंटरमीडिएट है। अब बेकर ने जो कंज्यूमर को सेल किया है यानी कि 800 रुपीस में सेल किया है, ये कंज्यूमर के पास जब ये गया है बिस्किट या ब्रेड, तो ये हमारी फाइनल गुड है। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो हमें गुड्स को क्लासिफाई करना है फाइनल और इंटरमीडिएट में। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारी डबल काउंटिंग प्रॉब्लम अराइज होगी, यानी कि नेशनल इनकम की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे कई गुना ज्यादा होगी, 2 गुना भी ज्यादा हो सकती है, 3 गुना भी, 4 गुना भी। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रोसीजर है वो कितनी लंबी है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि जो डबल काउंटिंग की जो प्रॉब्लम है इसको कैसे दूर किया जाए? हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इस केस में हमें एक्सप्लेन करनी है 2 मेथड्स।
can avoid the problem of double counting by using first final output method और सेकंड हमारा है वैल्यू एडिशन मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड मींस कि इसमें हम जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको छोड़ देंगे, हम सिर्फ जो फाइनल गुड्स है सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल कि जैसे फार्मर है, फार्मर ने सेल किया फ्लोर मिल को, फ्लोर मिल ने सेल किया बेकर को और बेकर ने सेल किया कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के पास जब ये चीज गई है तो ये फाइनल है। फार्मर ने सेल किया फ्लोर मिल को 400 में, फ्लोर मिल ने बेकर को सेल किया 600 में और बेकर ने कंज्यूमर को सेल किया 800 में। तो फाइनल आउटपुट मेथड में वी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स ओनली, यानी कि इसमें हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को 800। तो ये हमारी है नेशनल इनकम की वैल्यू। इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है फाइनल आउटपुट मेथड में कि वी कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग by using final output method. In this method, we use the value of final good only. For example, कि फार्मर ने सेल किया फ्लोर मिल को 400 का बीट, फ्लोर मिल ने 600 में फ्लोर को सेल कर दिया बेकर को और बेकर ने उसमें जो भी वैल्यू एडिशन की उसको ब्रेड में बटर, ब्रेड में बिस्किट में कन्वर्ट किया, 200 रुपए वैल्यू एड की, सेल कर दिया कंज्यूमर को 800 में। तो इसमें हमारी जो नेशनल इनकम की वैल्यू है वो कितनी है 800। सेकंड जो मेथड है टू अवॉइड डबल काउंटिंग, उसमें हम यूज करेंगे वैल्यू एडिशन मेथड कि प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन होगा हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे to calculate national income. For example, अगर इसी एग्जांपल में है तो हम देखेंगे कि फार्मर का वैल्यू एडिशन कितना है 400, क्योंकि हम अज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल का जो फार्मर है उसकी कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू एडिशन बाय फार्मर 400, वैल्यू एडिशन बाय फ्लोर मिल 600 का इसने सेल किया, परचेज कितने का क्या था 400। तो जो फ्लोर मिल का वैल्यू एडिशन है वो हमारा है 200, वैल्यू एडिशन बाय बेकर, बेकर ने सेल किया है 800 का और इसने परचेज किया था 600 का। तो वैल्यू एडिशन बाय बेकर हमारा है 200। तो प्रोडक्शन की जितनी भी स्टेज थी फार्मर, फ्लोर मिल, बेकर, फार्मर का वैल्यू एडिशन 200, फ्लोर मिल का वैल्यू एडिशन है 200 और बेकर का वैल्यू एडिशन है 200। तो प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है इसका हम टोटल कर लेंगे। तो ये हमारी आ जाएगी नेशनल इनकम की वैल्यू 800। मेरे को ये बताओ बेटा कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है? ममता, कोमल, तरुण? यस मैम। यस मैम। एक बार फिर से सुन लो ध्यान से। देखो इसको आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके उसकी हेल्प से एक्सप्लेन करना। सबसे पहले क्या है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेज, कब अराइज होगी? व्हेन वी या व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स आर काउंटेड मोर देन वंस टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम हम कुछ गुड्स की वैल्यू को एक बार से ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं तो हमारी डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम अराइज होती है। और ये क्यों अराइज होती है? व्हेन वी फेल टू डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड। जब हम क्लासिफाई नहीं कर पाते कि कौन सी गुड फाइनल है और कौन सी इंटरमीडिएट, तो हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी फाइनल समझ के नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लेते हैं। फिर आप एक न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लो और उसके हिसाब से बता दो कि अगर हम को ऐड कर ले, बेकर की वैल्यू को भी ऐड कर ले तो हमारी नेशनल इनकम कितनी होगी 1800। तो ये क्या है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि जो वीट की वैल्यू है वो एक बार तो ऐड हो गई फ्लोर मिल में
दूसरी बार ऐड हो गई बेकर में। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से बचने के आपके दो मेथड है, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड। इसमें आपको एक न्यूमेरिकल ऐसे कि जो हमारा ये फ्लो चार्ट है, इसमें फार्मर ने जो सेल किया है ये भी इंटरमीडिएट है, फ्लोर मिल ने जो बेकर को सेल किया है ये भी हमारा क्या है 800 का, ये हमारा फाइनल है। तो इसीलिए हम सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को कंसीडर करेंगे 800। सेकंड हमारा मेथड है वैल्यू एडिशन मेथड। वैल्यू एडिशन मींस सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडिशन मेथड में हम इंक्लूड करेंगे सिर्फ वैल्यूएडिशन। तो क्या है, जितना फ्लोर मिल ने किया है, जितना बेकर ने किया है, सबका हम वैल्यू एडिशन कैलकुलेट कर लेंगे। वैल्यू एडिशन का हमारा फॉर्मूला है सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो भी हमारे पास वैल्यू एडिशन आएगा उसकी वैल्यूज को हम ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा क्या है, हाउ टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, तो सिर्फ फाइनल गुड की वैल्यू को कंसीडर करके, या फिर प्रोडक्शन की हर एक स्टेज पे जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है उस वैल्यू को हम ऐड कर देंगे, तो हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू आ जाएगी। फिर से एक्सप्लेन करूं, ममता, कोमल, तरुण? No, ma'am. एकता, नितिका, बेटा अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। भिक्षा, आगे करवा दो फिर। अब देखो इसमें हमारा जो सेकंड मेथड है टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, वो हमारा क्या है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड यूज करके अगर हमें डिफाइन करना है डोमेस्टिक इनकम, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डोमेस्टिक इनकम क्या है, सम टोटल